सर्वप्रथम दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, उनके बाद क्रांतिकारी संत और अपने समय में सबसे ज्यादा पाखंड के पुरजोर विरोधी रहे संत रविदास जी और उनके समकालीन कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी और आरक्षण के जनक साहू जी महाराज जी, शिक्षा के अवधूत ज्योतिबा फूले जी और शिक्षा की क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले जी और विश्व रत्न बोधि स्तव नारी के मुक्तिदाता, गांधी के जीवनदाता और भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, और उसके बाद उनकी दफन हुई विचारधारा को दोबारा से उत्पन्न करने वाले मानव साधका श्री राम जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और विशेष करके त्याग मूर्ति माता रमाबाई जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर मौजूद आज के जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी मान सिंह जी, कर्मा जी, बादल राम जी, भवा सिंह जी और जो इस गांव के जो कमेटी है, यहाँ के जो प्रधान भाई अनिल कुमार जी, उप प्रधान विक्की जी, खजांची अमरिंदर जी, सचिव रामनिवास जी, सलाहकार कर्मा जी, मेहता अनिल, परिंदर, सुभाष, अमन, रोहित, सुरेंद्र, रमेश, रतन और मेरे बहुत ही अच्छे साथी कमल जी और जितने भी प्रमुख साथी यहाँ पे बैठे हैं और मेरी मातृशक्ति, आप सभी को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं विशेष करके आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपके बीच में इंडिजिनियस इम्प्लीमेंट फंड के जो हरियाणा के प्रभारी और हरियाणा को जुड़े रहे हैं भाई नैतिक जी, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस के मास्टर डिग्री के स्टूडेंट भी हैं, और उनके साथ में जिला के इंचार्ज बटेरी जी और उनके साथ में जिला के अध्यक्ष बहन सुमन जी और उनके साथ ही हमारे बहुत ही जुझारू और युवा साथी भाई अमन जी यहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने इस इतने अच्छे प्रोग्राम का आयोजन यहाँ पे किया है, और जिन साथियों ने यहाँ पे इतने अच्छे प्रोग्राम का आयोजन करवाया है, मैं उनका विशेष करके आभार व्यक्त करता हूँ। और जो मुझे यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बोलने का मौका मिला है, मैं यहाँ के सभी साथियों का दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। तो आज सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो भी मंच संचालक हैं और जो यहाँ की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन साथियों से इजाजत चाहता हूँ कि यहाँ का जो लेवल मिशन मूवमेंट का और जो क्रांति का आगाज मैंने यहाँ पे देखा है, उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। मैं 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे जो भी मंच पे बैठे हैं या नीचे जो भी मेरी माता हैं, जो बच्चे बैठे हैं, उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, और जो भी साथी उसका जवाब देंगे उनको मेरी तरफ से थैंक दिया जाएगा। और कोई भी ये मत समझना कि आगे हमारे प्रिय मास्टरों के लिए ये चीज सिर्फ आप लोगों के लिए है, ये सिर्फ इसलिए है कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए। सबसे पहले आप जय हिंद करते हुए नहीं सकते, और विशेष करके अगर कार्य की बात करूं तो हिंदू बोर्डिंग के माध्यम से इस दलित समाज की ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं को विश्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अधिकार दिलाए थे, और 1912 के अंदर जब हिंदू बोर्डिंग का विरोध हुआ, वो पास नहीं कर पाए, तो उन्होंने इस्तीफा भी दिया था अपने पद से। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हर कोई जानता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जिस दिन बाबा साहब का जन्म हुआ वो दिन बताया जाए। जो भी साथी बता सकता है वो अपना हाथ खड़े करें। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, वार, यहाँ पे जितने भी साथी हैं, गांव वार से जितने भी साथी हैं, पता नहीं किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम फिर गाने वही सुनते हैं, क्योंकि आज तक हमने तो सुना ही नहीं। 14 अप्रैल 1891 दिन था मंगलवार का, 14 अप्रैल 1891 दिन था मंगलवार का, एक मसीहा ऐसा जन्मा जिसने रुख पलटा संसार का, एक मसीहा ऐसा जन्मा जिसने रुख पलटा संसार का। उसके बाद
मैं यहाँ के तमाम साथियों से पूछना चाहूंगा कि जो शिक्षा की देवी है वो कौन है और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले जी। क्या कोई भी डेट ऑफ बर्थ बता सकता है? कोई भी डेट ऑफ बर्थ बता सकता है? माता सावित्रीबाई फुले जी। आपने गलत जो आप पढ़ते हो गाड़ी पीली तोड़ी सोमवार का व्रत, सिद्धि का मंगलवार का व्रत, मान का बुधवार का व्रत, हरियाली का वीरवार का मंदिर बाबा जामाया, ठीक शुक्रवार का के मौसम में बढ़िया और के मिल जाएगा संतोषी माता का, और शनिवार में ये गाड़ी का दिवाई देखा है, इतवार में कोई किसी का तेरी नहीं हमका। ठीक है, मेरी पार्टी मुझे इजाजत नहीं देती, लेकिन समाज के लिए करना बहुत जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है। आप उनको पढ़ते हो, लेकिन आपने उस असली माता को नहीं पढ़ा जिसने सबसे पहले 1848 में महाराष्ट्र के सतारा के अंदर आपके लिए स्कूल खोलने का काम किया था, कॉलेज खोलने का काम किया था। राजमाता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नए गांव के अंदर हुआ। 3 जनवरी 1831 को सातवीं तारीख सही था, लेकिन डेट को सन गलत था। उसके बाद मैं पूछना चाहूंगा, सबसे पहले तो एक चीज है, आज अगर हमारे बच्चे को कांटा भी लग जाए तो दर्द बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज नैतिक सोच आपके सामने बैठे हैं। शाम को मेरे साथ आपके गांव से गए थे, सुबह 5 बजे साथी नरवाना गए और नरवाना से फिर गांगोली गए और गांगोली से साथ में यहाँ तक लेकर के आए इतनी ठंड में। इन साथियों ने दिल से धन्यवाद करता हूँ और सलाम करता हूँ ये जज्बे को। तो उसके बाद बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानियां दी है, हर कोई जानता है। बाबा साहब ने कितने बंदे जिनके नाम क्या क्या थे? आप 2 पैन मेरी तरफ से वैसे ले लीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोग्रामों में हो, आपको पता है। यहाँ पे जितने भी समाज साथी हैं, पता है किसी को? आप में से बाबा साहब ने 4 औलाद अपनी कुर्बान कर दी थी, 5वां बच्चे की औलाद उनकी चल रही है। बहन जी ओनली 5 मिनट दे दो, चलो भाई। तो सुनो, माता रमाबाई जिनको हम त्याग की मूर्ति कहते हैं, वैसे त्याग की मूर्ति नहीं बनी। उन्होंने अपने 4 औलादें कुर्बान की है। जब जाकर के आप यहाँ पे बैठे हो, तब जाकर के आप यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हो, सुरक्षित हो। और जिस समय आपके अधिकारों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी लंदन के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर लड़ रहे थे, उस समय उनके जो उठे गए थे राजरत्न मृत्यु शैया पर लेटे थे, तो उस समय माता रमाबाई ने अम्बेडकर जी को कहा था कि बाबा साहब तेरी लड़ाई में मेरी कोख गुजरती जारी, कि बाबा साहब तेरी लड़ाई में मेरी कोख गुजरती जारी। हिंदू गंगाधर रमेश और आज राजरत्न की बारी, हिंदू रमेश गंगाधर और आज राजरत्न की बारी। तो बाबा साहब अपने 4 औलादों को बाबा साहब ने कुर्बान कर दिया था। और जिस सादा कबीर के साथ बाबा साहब ने 1948 के अंदर शादी की थी, उस सादा कबीर की कोई औलाद नहीं थी। आज हम कहते हैं कि बाबा साहब की 4 औलाद कुर्बान हो गई थी। तो आज जो राजरत्न अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर जो अम्बेडकर लगाते हैं, ये किस लिए लगाते हैं पीछे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो सादा कबीर के साथ शादी की थी, तो उस समय उसके साथ एक प्रण भी लिया था कि मैं अपनी औलाद पैदा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने अपनी औलाद पैदा की तो जिस प्रकार मैं अपने 4 बच्चों को खो चुका हूँ, तो उस प्रकार से अगर मैंने अपनी औलाद पैदा कर दी तो मेरा मोह उस 5वें बच्चे के अंदर हो जाएगा और मैं उसको खोना नहीं चाहूंगा। तो इसलिए बाबा साहब सादा कबीर जी ने अपनी औलाद पैदा नहीं की। उन्होंने उनके जो पिए थे नारायण रत्तू जी, उनसे उनके पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम यशवंतराव अम्बेडकर रखा गया और उनकी औलाद आज चल रही है। जो उनके 5 बच्चे थे यशवंतराव अम्बेडकर। अभी हमारे एक बहन ने बताया था कि बाबा साहब की अंतिम यात्रा चली थी। क्या कोई बता सकता है? देखो जीके का भी प्रश्न नहीं बनता है, जितने भी साथियों के लिए एक है, हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनमें
मिस्टर गांधी का विशेष करके पूछा जाता है, मिस्टर गांधी का पूछा जाता है विशेष करके कंप्यूटर एग्जाम में। लेकिन उसमें अगर पूछा जाए समाधि स्थल, यानी कि जहाँ पे हमारे महापुरुषों को अंतिम संयम पर लेटाया जाता है, अंतिम दर्शन के लिए रखा जाता है, यानी कि जहाँ से हम बोल दें सीधी सी भाषा में हम बात करें तो जहाँ पे उनको दफनाया जाता है, तो उस स्थान का नाम क्या कोई साथी बता सकता है कि बाबा साहब ने कहाँ पे अपने प्राण न्यौछावर किए थे और कहाँ पर उनकी समाधि स्थल है? कोई नहीं साथी। अंतिम सांस दिल्ली में है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अंतिम सांस 5 दिसंबर की रात को और समय करीब 12 से 2:30 के बीच में बताया जाता है, इसलिए 6 दिसंबर माना जाता है, दिल्ली के 26 अलीपुर रोड के ऊपर अंतिम सांस ली थी। और वहां से चैत्य भूमि मुंबई पर उनका समाधि स्थल है, वहां पर उनकी अंतिम दर्शन के लिए उनके सबको ले जाया गया था। और सम्मानित साथियों, उस समय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के पीछे इतना बड़ा काफिला था, रोड पे इतनी ज्यादा भीड़ थी कि 3 दिन के अंदर 3 दिन लगे थे उनकी अंतिम यात्रा को मुंबई चैत्य भूमि में पहुंचते हुए। इतने ज्यादा उनके अनुयायी थे, लेकिन आज शर्म आती है क्योंकि उस समय इतने ज्यादा अनुयायी थे, लेकिन आज कहाँ मर गए? आज कहाँ जा रहे हैं इस मोमेंट? आप कौन याद करते हैं उनको? सिर्फ नाम के लिए जिंदगी बोल देते हैं। अगर सही मायने में उनकी कुर्बानी को पढ़ा जाए, सही मायने में उनको देखा जाए, सही मायने में उनको परखा जाए, तो आज मिशन जहां को छोड़ के गए थे उससे कई गुना पीछे जा चुका है। हम नारे लगाते हैं बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, लेकिन पैर तक नहीं हो दे रहे। तो इसलिए सम्मानित साथियों से माफी चाहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा सवालों में मैंने गुजार दिया है और ज्यादा सवाल मैं पूछना भी नहीं चाहूंगा। तो साथियों से अनुरोध करता हूँ कि वो यहाँ पर जितने भी हमारे साथी हैं एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करें, और उसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो मैं ज्यादा दूर से नहीं, आपके गाँव के नजदीक से हूँ और मुझे आपके गाँव का ही समझे। जहाँ भी जिस भी प्रकार की आपको जरूरत होगी मैं आपके बीच में तन मन धन से खड़ा हूँ। जिस प्रकार मानव साहब जी कहते थे कि कोई भी आंदोलन चलता है मनी, मीडिया और माफिया तीनों चीजों से चलता है, मैं आपके साथ तीनों चीजों के लिए खड़ा हूँ और ये चीज जरूरी भी है। दूसरी बात, हम हमारे महापुरुषों को मानते हैं, उनको जानते हैं, लेकिन उनको पहचानते हैं। सिर्फ उनको फोटो देख लेते हैं जान के। एक बार एक दिन सिर्फ 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को या माँ की पूर्णिमा को एक बार जयंती मनाई, हलवा खाया, चलो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम लोग के विचार जो सही थे, असली मायने में तो बाबा साहब ने हमारे लिए रास्ते खोले थे शिक्षा का और राजनीति का, लेकिन आज हम किसी में भी सफल नहीं है, ना शिक्षा में सफल है ना राजनीति में सफल है। और अगर इसमें सबसे कमी मानूं तो सबसे बड़ी कमी हमारे समाज के जो माता बहन है और जो युवा उनकी है। जो हमारे बड़े हैं, हमारे माँ बाप, जो हमारे फादर है, वो क्या करते हैं, सुबह काम पे निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, स्कूल में जो बच्चों को भेजना तो जिम्मेदारी किसकी होती है? घर पे पूरे दिन बच्चों के पास कम रहता है, खास करके फादर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, लेकिन वो काम हमारी माताओं का होता है। मैं मेरी माताओं से स्पेशली कहना चाहता हूँ कि वो भी एक माँ थी जिसने आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए क्या क्या कुर्बानी कर दी। आज खाली अम्बेडकर कहना बहुत आसान है, लेकिन जब असल में उसकी जीवनी को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि क्या थे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और उस महान शख्सियत का भी इतना ज्यादा विरोध हुआ, कांग्रेस ने इतना ज्यादा विरोध किया, जब 1956 के अंदर उनको परिनिर्वाण दिवस प्राप्त हो गया था, वो परिनिर्वाण हो गए, उनका परिनिर्वाण हो गया था। उसके बाद भी 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। जो उनको जीते जी ने जाना दिया था वो 1990 में मिला था, और वो भी मैं नमन करता हूँ बार बार हमारे साहब काशीराम जी को, जिनके संघर्ष की बदौलत बाबा साहब को भारत रत्न अवार्ड। तो आपसे स्पेशली हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, जैसे हमारी बहन ने बताया था कि स्कूल के अंदर मिड डे मील की व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है,
1995 के अंदर कांग्रेस की सरकार ने मिड डे मील की व्यवस्था की थी। ये अलग बात है कि हमारे हरियाणा में बहुत लेट हुई है। मिड डे मील के बारे में आपको शिकायत है, हमें भी शिकायत है, क्योंकि 2 रुपए किलो वाली गेहूं खा के लिए हमारे बच्चों का दिमाग कितना विकसित होगा वो हम भी जानते हैं। लेकिन उसके साथ में एक बात होती है कि आप ये जरूर पूछ लेते हैं कि आपकी जो बैग में प्लेट है या वो नहीं है। अगर 1 किलो गुड़िया बोलना है तो आप यहाँ की बोल रहे हो, तो वहां पे आप ये चेक कर लेते हो कि बैग में प्लेट है या नहीं है। अगर वो बच्चे प्लेट छोड़ के आ जाते हैं स्कूल में, आप आते ही बच्चों को डांट कर दो, और जो स्कूल की बातें हैं वो आप पूछ लेते हैं बच्चों को। लेकिन आज अगर आप बच्चों को ये पूछो कि बेटा आपके पास किसी किताब की कमी है या आपको आज ने क्या काम किया है, जो काम दिया है वो काम आपने करा या नहीं करा। जिस दिन आप यदि पूछना शुरू कर दोगे, मैं गारंटी के साथ दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ, जो सरकारें आगे कहती है ना कि निजीकरण करो, निजीकरण करो, तो उस निजीकरण की अपने आप दर्जा उठ जाएगी, वो निजीकरण रहेगा ही नहीं। जब आप अपने बच्चों को प्राइवेट जगह भेजोगे नहीं, तो कहां से निजीकरण करा जाएगा। निजीकरण सही मायने में आप लोग करवा रहे हो, निजीकरण सरकार ने नहीं करी, निजीकरण आप करवा रहे हो। अगर किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर, निजी स्कूल के अंदर हम अपने बच्चों को भेजेंगे ही नहीं, तो कितने दिन स्कूल चलेगा। और इस शिक्षा व्यवस्था की एक बात आपको बता दूं, आज शिक्षा व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि हमारे बापू ने भी बताया कि शिक्षा सवालों की जन्मी है, शिक्षा सवालों को जन्म देती है। और अगर कोई हमसे सवाल करेगा तो उसका क्या होगा, उसका धर्म संकट में पड़ जाएगा, और अगर धर्म संकट में पड़ गया तो इस देश के अंदर जो एक राजनेता गंदी राजनीति धर्म और जाति के नाम पर कर रहे हैं, वो राजनीति खत्म हो जाएगी। और अगर वो राजनीति खत्म हो गई तो इस देश के अंदर जो हमारे महात्मा ने सपना देखा था असली लोकतंत्र का, वो सपना साकार हो जाएगा, जो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए आपसे कहता हूँ कि जो भी आपके बच्चे हैं उनको स्कूलों के अंदर जरूर देखें, उनसे पूछें कि आपने काम किया है या नहीं किया। और जो साथी कहते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं होती, तो सरकारी स्कूलों के अंदर एक कमेटी बनती है, खास करके युवा साथी जरूर जानते हो इस बात पे। स्कूल के अंदर एक कमेटी बनती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी कि SMC। वो SMC कमेटी के अंदर मेंबर कौन बन सकता है, वो भी आपको बता दूं। कोई भी ग्राम पंचायत का मेंबर हो, सरपंच हो, पंचायत समिति का मेंबर हो या उसका चेयरमैन हो, कोई भी जिला परिषद का मेंबर हो या चेयरमैन हो, अगर आपके गांव से कोई एमएलए हो, तो और इन सबसे अलग जिसका भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है, वो भी स्कूल के अंदर एसएमसी कमेटी के अंदर बढ़ सकते हैं। और उसके बावजूद जो युवा साथी शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहा है, वो एसएमसी कमेटी के अंदर बन सकता है। और वो जाकर के स्कूल के अंदर पूछ सकता है कि आज ये क्लास खाली क्यों है, इसके अंदर बच्चे, इसके अंदर टीचर कोई है, बच्चे फ्री में बैठते हैं। तो एसएमसी कमेटी के अंदर जाइए, इंटरव्यू कीजिए, स्कूल के अंदर जाकर के पूछिए कि हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा। शिक्षा को खत्म करने के लिए एमबीबीएस डॉक्टर होता था, उसकी फीस जाते होती थी, 1 साल की 10 लाख रुपए फीस कर दिया, और 5 साल का एमबीबीएस का कोर्स करता है। कोई बन सकता है क्या 50 लाख रुपए है, किसी के बाद 50 लाख रुपए दे दे। उसके बाद अगर आईटी इंजीनियरिंग लाइन की बात करें, आईटी की फीस 1 साल की 2 लाख रुपए होती थी, लेकिन इस समय 1 साल की फीस 24 लाख रुपए करती है, और 3 साल का आईटी का कोर्स होता है, 12 लाख रुपए फीस होगी। कोई दे सकता है 12 लाख? सोचना भी सपना है और करवाना बहुत है। इसलिए आप अगर अपने बच्चों को जो यहाँ पे प्रोग्राम करवाया जा रहा है, क्यों करवाया जा रहा है, ताकि आपके बच्चे यहाँ पर आकर के बोले और चलिए जो भी छोटी मोटी ताकत करें, और जो इनके सीनियर को गलत आदेश दे उसको नकारते हुए सही समय काम करें, ताकि सही मायने में हमारे काम पूरा सपना था वो पूरा कर सके। अगर आज ये यहाँ पे बच्चों को नहीं बोल सकते, तो कल आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूल में जाकर के
चार हिमाचल लेकर के पढ़ा देंगे बच्चों को। क्या मान सकते हैं इस को? अगर कोई पुलिस का टेस्ट पास कर लेता है और उसकी फिजिकल वगैरह क्लियर कर देता है, वो पुलिस में लग जाता है और उसके सामने एक मास आता है, जब वो बोल नहीं सकता, वो यहाँ पे बोलते हुए कांपता है, तो क्या वो उसका सामना कर लेगा? क्या वो वहां पे जॉब कर लेगा? आज अगर ये देखा जाए कि जिस प्रकार से इस देश के अंदर दोहरी व्यवस्था चली हुई है, एक व्यवस्था यह है कि आज कोरोना लगा दिया गया और हमारे बच्चे घर में बैठे हैं। जो कोरोना लगा है ना, कोरोना महामारी, इसमें यह बताओ आज तक इस कोरोना महामारी में आपके गांव से कौन सा साथी है? कोई भी मतलब होता है। तो ये कोरोना सिर्फ किस चीज के लिए, किस चीज के लिए? आज हमारे सभी के बच्चे घर में बैठे हैं। एक आदेश जारी कर दिया अभी सरकार ने 3 दिन पहले कि जो भी बच्चे स्कूल के अंदर जाएंगे वो पहले कोरोना का टेस्ट करवा के लेके आएंगे। लेकिन अगर कोई पूछने वाला हो, हमारे बच्चे वहां जाएंगे और जितने भी स्कूल आपके ग्रुप के हैं वो सारे बच्चे वहां पे जाएंगे टेस्ट करवाने के लिए। क्या वहां पे भीड़ नहीं होगी? जब इतने बच्चे, इतने स्कूलों के बच्चे वहां पे जाएंगे, क्या वहां पे भीड़ नहीं होगी? क्या वहां पे कोरोना नहीं हो सकता? क्या वो व्यवस्था नहीं हो सकती थी कि स्कूल पढ़े जाए और जो सैंपल लेने वाले हैं वो स्कूल के साथ नहीं लेके गए? लेकिन है क्या? 3 महीने पेपर हो जाएगा, आपके बच्चे घर में बैठे हैं और जिनके पास जो साधन संपन्न है, धन दौलत है, जो इस चीज को समझ चुके हैं, उनके घरों में टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं या वो बच्चे पढ़ने के लिए ट्यूशन में जाते हैं। तो परसेंटेज किसके आएगी? नंबर किसके आएंगे? कहां से आपके बच्चे निकल रहे हैं? आपके बच्चे बिल्कुल नंबर नहीं लेता। तो इसलिए समाज की साथियों, आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना जल्दी हो सके ट्यूशन सेंटर की व्यवस्था जरूर की जाए। और मेरी माताओं से और मेरे बुजुर्गों से स्पेशली निवेदन करता हूं कि इन साथियों का तन मन धन से हौसला बढ़ाए ताकि इनके सामने किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत ना आए। क्योंकि जिस प्रकार मैं पहले बता चुका हूं कि हम भूखे चल सकते हैं, प्यासे चल सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए व्यवस्था जरूर कर सकते हैं। वो हमारे अंदर काबिल होने चाहिए, वो हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। और मैं मेरी माताओं से और इन बहनों से, विशेष करके इन बहनों से कहना चाहूंगा कि बहनों, आज के समय में इस देश के अंदर जो इतने की घटनाएं हो रही है, छेड़खानी की इतनी घटनाएं हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार कोई नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार या तो आप हो या आपके पेरेंट्स हैं। जो आपके साथ गलत कर रहा है, जो आपके साथ छेड़खानी कर रहा है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो अपना काम कर रहा है, उसका काम वो करेगा। लेकिन आपको ये बताना कि अगर कोई आपके साथ छेड़खानी करता है, कोई आपको गलत तरीके से टच करता है, कोई आपके साथ हेल्प करने की कोशिश करता है, तो उसको आप मार सकती हो, उसका आप मर्डर कर सकती हो। यह अधिकार आपको आईपीसी की धारा 100 के तहत आपको अधिकार मिलता है। आप इसको दूसरी बात कि आप किसी को रखा जा रहा है, क्यों बेटियों का क्यों आप करते हैं? क्योंकि आपके ऊपर माँ बाप को भरोसा नहीं। ये सबसे बड़ी भरोसा इनके ऊपर भी नहीं है, लेकिन भरोसा आपके ऊपर भी नहीं है। और मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ, जिसका कैरेक्टर डायरेक्ट ठीक होगा उसको कोई नहीं हो सकता। आप अपने कैरेक्टर को बचा के रखें, आपके डायरेक्टर आपके साथ हो जाएंगे। और जिस दिन आप अपने माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के बात बोलेंगी कि माँ, हमारी वजह से आपकी इज्जत पे, आपके परिवार पे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके माँ बाप आपको बाहर जाने से कभी नहीं रोकेंगे। जहाँ पे आप पढ़ना चाहें, चाहे आप ग्रेजुएशन करना चाहो, चाहे आप मास्टर डिग्री करना चाहो, चाहे आप LLB PhD पढ़ाई क्लास जो मर्जी करना चाहो, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते आपने दिखाना पड़ेगा कि हमारी वजह से आपको कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। और यही बात युवा साथियों को करना पड़ती है। युवा दिवस मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन उस युवा दिवस के अंदर जब देखता हूँ ना, JNU के अंदर यूनिवर्सिटी जो इस देश की 70 यूनिवर्सिटियों में सुना है, होता क्या है? सबसे ज्यादा नशा, और नशा किसी चीज का होता है, वो अपनी बात नहीं जानते हैं, अकेली बात करते हैं। उसके बाद अभी 2 मिनट बात थोड़ा कर लो,
16 फरवरी आ रही है, खास करके युवा साथी इस बात को समझ पाएंगे। ठीक है, अगर एक गुलाब का फूल देने से प्यार बढ़ता है तो हजारों गुलाब के फूलों में माँ बाप को भी दे दो। अगर एक गुलाब का फूल तोड़ के देने से प्यार बढ़ता है ना, तो हजारों फूल गुलाब के तोड़ के देने माँ बाप को भी दे दो, ताकि उनका और आपका बहुत कभी हम ना हो, उनका प्यार सही चल रहा है। लेकिन उस निर्माण में क्या होता है, वो गुलाब का फूल नहीं टूटता, आपकी गुलाब जैसी खुशियां टूट जाती हैं। दूसरी आपकी गुलाब जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे समाज से रहते हैं, वो टूट जाते हैं। तो मेरे युवा साथी से मैं ये बात कहूंगा, दोस्तों जितना मर्जी खुद को उतार कर लो, लेकिन एक गुलाब के पैर को प्यार करेगी और नीचे उसी आपके खुद को विश्वास नहीं करेगा। और मैं छोटे छोटे बच्चों से कहना चाहूंगा कि आपके माँ बाप कितने भटोरिया उसके बावजूद भी तैयारी करने के लिए जाते हैं, खेतों में पानी लगाने के लिए जाते हैं, कोई सीढ़ी डाल है, कोई साथ डाल है, कोई मजदूरी करता है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई दुकान है, कोई सब्जी का काम कर रहा है। कितनी खटपट है। अगर आपका रिश्तेदार नहीं गलत काम कर रहा है, वो किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। और आपकी मेहनत क्यों कर रहे हैं, ताकि आप पढ़ लिख कर आप क्या करो, और आपके जो बच्चे होंगे उनका आप जैसे व्यवस्था देंगे। अगर आप पढ़ोगे लिखोगे, एक बढ़िया अधिकारी बनोगे, एक बढ़िया नेता बनोगे, तो आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि अधिकार हमारे बाप से हमारे को देते हैं। अधिकार हमारे बाप से हमें दे दिए, अब करना क्या है, सिर्फ उनका प्रयोग करना है, और उनका प्रयोग करके आप पढ़ो। जिस प्रकार आपका प्रभावशाली नजर नहीं, यहाँ पर बहुत से साथियों ने बहुत अच्छा उत्तर रखा, बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ से बताई है, बाबा साहब के बारे में बताई है, माता रमाई के बारे में बताई है, और एक गुड़िया की बीमारी का सॉन्ग गाया था, भीमराव जी को बेटी सोनिया ने यहाँ पे गाया था। तो उन्होंने जो यहाँ पे कहा है वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, ताकि एक आप अच्छे वक्ता बन सके, आप एक अच्छे अधिकारी बन सके, और उसके बाद जब आप एक अच्छे अधिकारी बन जाओगे, आप एक अच्छे नेता बन जाओगे, और जीवन में आपके पास भी होंगे, और आपके बच्चों को नई नौकरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो आज सबसे ज्यादा हमारे साथ भारत की घटना होती है, जो हमें गुलामी सहन करनी पड़ रही है, वो गुलामी सिर्फ हमारी गरीब से दवाई है, सिर्फ हमारी गरीब से दवाई है। और अगर उस गरीबी के अंदर भी हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा स्वाभिमान जिंदा हो, तो वो अब भी होनी चाहिए। तो इसलिए अपने स्वाभिमान को भी जगाना है, और अच्छे तरीके से सही दिशा में आप आगे बढ़ना है। और आपके माँ बाप जो आपके लिए इतना कुछ कुर्बान कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, उठते आपको आके उसके बाद स्कूल में भेजते हैं, आपके लिए काफी की व्यवस्था करते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि जो बड़े हो जाए आप उनकी अच्छी व्यवस्था हो, आप उनके लिए कुछ कर पाओ, ये आपकी व्यवस्था होती है। और मैं बताऊँ आपसे स्पेशली कहना चाहूँगा, फिर एक बार कह रहा हूँ, आपका घर कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं रखता है, ठीक है। अगर आप सही मायने में देखो तो वो दो साल यहाँ पे बैठे हैं, ये वाणी से चल करके आपके बीच में पहुंचे हैं, वो भी किसी का बेटा है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ 2013 में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, कुछ मार्केट मैनेजमेंट में ट्रेनिंग कोर्स करता था 2013 में, और 2013 में नौकरी छोड़ दी थी उसने। और उसके बाद इन बात का हल लड़ाई जो सिर्फ समाज की मांगों के लिए 14 बार गिरफ्तार हुए, पुलिस के रक्षण में खाए हैं, लेकिन कभी कोई परवाह नहीं करी, कभी कोई परवाह नहीं करी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिस तरह हमारे मामूसा है अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, वो साहब अपने परिवार से इतनी दूर रहते हैं, ये मैं हमारे बीच में आ रहे हैं, सामने अपने बेटे को लेकर के आ रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इनका साथ दें, इनका सहयोग करें, क्योंकि कोई भी आंदोलन नहीं चलता, आपके शरीर की नहीं चलेगा, आप कर सकती है, यहाँ पे आके बढ़ा सकती है, आप पैसा दे सकती है, आप किसी को कब्जा कर सकती है, जो मीडिया की बात आपको पता है, किसान वीडियो दिया बता सकती है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे पढ़ाई का काम किया जा रहा है, आप वहाँ पे जाके पढ़िए या पढ़ाइए, कहीं जाके सही मायने में ऐसी चीजों का आविष्कार होगा। और उसके बाद
जितने यहाँ के तमाम साथी हैं इनसे अनुरोध इसलिए करूंगा कि साथियों एक कैडेट का आयोजन किया जाए और उस कैडेट में भले ही मेरी भाषाओं कराना पड़ती है, भले ही मेरे पास जितनी बड़ी कमी सही होंगे मैं सारी हमेशा को बोल कर आपके बीच में पहुंचूंगा और जो कैडेट होते हैं जो बंद करने के कैडेट होते हैं उन्हें आपकी व्यवस्था दिखाई जाएगी, आपको व्यवस्था बताई जाएगी। जिस प्रकार से हम उनके यहाँ पे बोल रहे हैं हर किसी की बात नहीं होती कि ऐसे बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको उठने की छूटने की डरने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप अकेले चल रहे हो तो कल आपके पीछे कार्रवाई होगा। आज बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि आपके साथ गुरु है, बहुत ही सौभाग्यशाली हो आपके साथ गुरु है जो आपका साथ देने के लिए सबसे आपके साथ खड़े हैं। मैं इनको दिल से सहयोग करता हूँ, सलाम करता हूँ हमारे गुरु को भी जो इनका हर प्रकार से मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो अपने आंदोलन को जो आप उसको कर रहे हैं उसको सही दिशा में आगे बढ़ाते रहिए और हमारे किसी प्रकार से आपको जरूरत होगी हम 24 घंटे आपके बीच में रहेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे। और इसी के साथ आपने जिला और अभी वो खड़ी आपकी बीच में आ रही है जो भी साथी ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है उनके फर्स्ट सेकंड जो भी है उनका नाम नैतिक सर यहाँ पे अनाउंस करेंगे। तो अपना दिल डाल के जैसे बोलते हैं दिल डाल के आप सांगो तो वो अपना बैठ जाइए जो भी फर्स्ट सेकंड होगा उनको जो भी इनकी तरफ से मोमेंट वगैरह दी जाएगी वो आपको लेंगे। और अगली बार जब भी हम आए तो हमें लगना चाहिए कि वाक्य में ही यहाँ की भीमराव की बेटी भीमराव के बेटे रहते हैं और वाक्य में ही उन भीमराव की बच्चियों की माँ और भीमराव के बेटों की माँ बाप यहाँ पे बैठे हैं। मैं ऐसी हमारे कामों से गुजारिश करूंगा। और दूसरी बात जो ये यहाँ पे बार-बार मैं भी कहता हूँ कि कोई प्रकार के प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है उसे इसलिए किया जाता है ताकि आप यहाँ पर आके बोल सको, क्योंकि इस प्रकार की सरकार ने पंचायत की व्यवस्था महिलाओं के लिए कर दी इस पंचायत की तो उसमें क्या होगा नंबर आपका काम क्या होगा रोटी बनाओ ऊपर खाओ आदिवासी करो, लेकिन नागरिक कौन करेगा आपके भी हाल अगर कोई नहीं तो सवाल करेगा तो लोग नहीं उसका तेल करेगा। जय बात है तो आपके काम की ऊपर कराएगा जी बात में आपके अधिकारी देना पड़ेंगे। तो मैं उसी सोमवार बंद करना मंगलवार बंद करना शुक्रवार की बंद करना उन्हें छोड़ के और सबके द्वारा लिखा गया संविधान है उसको पढ़ो और कम से कम उसको पूरे को भी नहीं पढ़ उसको तो फिर प्रियम्बल है जो उसकी उद्देशिका है जो उसकी प्रस्तावना है अगर आप उसको भी पढ़ लोगे तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। क्योंकि बाबा साहब आपके लिए समानता का अधिकार देने के गए हैं, आपको समान बढ़ाने के लिए कह के गए हैं तो उसके लिए भी आपको निवेदन करना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। और अगर आप सही आपकी बच्चों को भविष्य उज्जवल करना चाहती हो उनकी पढ़ाई चाहती हो तो पंचायत में इकट्ठी होकर उनके हृदय में बड़ी जो बड़ा लिखकर पढ़ सके और अपना लिख भी सके। एक ऐसी हो जो चार पांच इकट्ठी होकर स्कूल में जाओ और जैसे देखो उनकी क्लास में मास्टर बैठा है उनकी नहीं बैठा तो कहने के साथ में हम आपके बच्चों को बहुत शिक्षा बताएंगे। जब मैं स्कूल में जाता था तो मास्टर हाँ डीओ का इतना नहीं पता था जितना आपसे लोग थे। क्लास में उन्होंने क्या किया सिलेक्शन हमारे नाम पे लगा दिए। आज भी हमारे स्कूल के सामने है अगर कोई भी साथी जाना चाहे तो देख सको जो स्कूल का मैन फ्रंट हो ना मैन फ्रंट का फ्लैक्स लगे हुए आज भी कि अगर स्कूल के अंदर आए तो इन्हीं कारणों के तहत केस दर्ज होगा हमारे नाम के स्पेशली, लेकिन हम उनकी परवाह नहीं करते। और जो भी करते 26 जनवरी का एक प्रोग्राम था मेरे गांव में 52% ऐसी है देसी भाषा में बात तुम्हारा वाली की 52% है मेरा गांव में और दर्द ज्यादा और फिर भी अटका हिंदी। तो उसके बाद 3 जनवरी 2016 को हमने जैविक पाठशाला खोली। उसके बाद वहां से हम लगातार स्कूल की विजिट करते रहे, स्कूल में जाते रहे, झगड़ा भी हुआ, सारी चीज हुई। और उसके बाद भी 26 जनवरी 2019 की बात है जो बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करना चाहे थे स्कूल के अंदर उन बच्चों का नाम लिखा मास्टरों ने मना कर दिया कि आप नहीं बोल पाओगे
मेरा तो ऐसे सब कुछ रहा है, मारा तब तो सब कुछ रहा है, जिसका पहला भी मारे था, हमारी बीवी मारे है, और उसके बाद ज्यादा खाओगी थी, और चाहते क्या थे वो कि तिलकराज और कुलदीप सर स्कूल के अंदर आए और अब उनके एफआईआर करो, सिर्फ इतनी अवस्था। उसके बाद बच्चे हमारे पास आए, जिस समय ट्यूशन सेंटर का अध्यक्ष था, ट्यूशन सेंटर चलाता था, 268 बच्चे मेरे पास थे, और एक चीज और 5 साल से ट्यूशन सेंटर मेरे अंदर चलता है, हर बार की बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पोजीशन में ट्यूशन सेंटर से आती है, हर बार की बात है, अभी तक चल रहा है। तो उसके बाद बच्चे ने हमें आकर के मना किया कि सर प्लीज आप स्कूल के अंदर मत आना, हमने तो बोल रहे हैं हमारा प्रोग्राम ट्यूशन सेंटर पे करवा दिया, हम यहाँ आकर बोलेंगे, तो मैंने इनको मना किया कि नहीं, इस प्रकार से तो आज वो आपकी अभिव्यक्ति का बोलने का अधिकार आपसे छीन रहे हैं, तो कल आपका पढ़ने का अधिकार भी छीनेंगे, और ये चीज हम नहीं होने देंगे। उसके बाद हम स्कूल के अंदर गए और हमने बच्चों को कहा कि जो बोलना चाहते हो हमारे पास है, और बच्चों ने हमें लिस्ट दी, और वहां के जो अध्यापक थे मुख्याध्यापक थे, हमने उनको चैलेंज किया कि आज हम आपको चैलेंज करते हैं, अगर हमारे बच्चों को बोलने का मौका 26 जनवरी को नहीं दिया गया, या तो आप इस स्कूल के अंदर हेडमास्टर नहीं रहेंगे, या फिर हम ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। और हमारी इस जिद के बदौलत उन मास्टरों को वो चीज माननी पड़ी, और हमारे बच्चों को बोलने का मौका मिला, और आज हमारे बच्चे एक से एक प्रतियोगिता के अंदर जाकर के लोग मनवा रहे हैं, हर प्रकार से वो आगे जा रहे हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वैसे बोलने को मुझे दिन रात जितना मर्जी बोलने को दिया जाए मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि 7 साल से यही काम करता रहा हूं, तो नहीं रुकूंगा और ना ही झुकूंगा। और अगर आपका साथ आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो बहुत जल्दी ऐसा काम करके जाऊंगा कि आप एक फोटो ज्यादा बड़ी छोटी सी गरीब जरूर लगा दिया करोगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।